बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 23 को डिस्कस करते हैं। इससे पहले 22nd लेक्चर को भी आप वो देख लें, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो बेसिक डिफिनीशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन द स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट। In the last lecture we learned how to calculate the electric field if there are any number of point charges। हम सीख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। अब हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को जब वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो किसी ख़ास इलाके में स्पेस की। फॉर दिस वी नीड टू ब्रेक अप द रीजन इनटू लिटिल पीसेस। तो हम उस इलाके को, उस सारे रीजन को जिसकी हम जहाँ पर चार्ज पड़ी हुई है और हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो हम उसे स्मॉल एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तकसीम करते हैं और फिर इंडिविजुअली उन सब की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उनको प्लस करते हैं, तो वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। उस सारे इलाके का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। सम ऑफ डेल्टा ई स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर सम को हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। फिर उसका ये x कंपोनेंट, ये उसका y कंपोनेंट और ये उसका z कंपोनेंट उस इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। मतलब यहाँ पर हम उसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ ये जो टोटल एरिया है, अगर हम उस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं तो हम इस एरिया के इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस इसके इन सब एरियाज़ के इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर दें, उसको सम कर दे, सम ई डेल्टा ए। तो ये हमारे साथ सम को हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ उन स्मॉल एरियाज़ की। तो ये हमारे साथ टोटल फ्लक्स उस इलाके की बनेगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे साथ है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मीन चार्ज डेंसिटी किसी ख़ास इलाके में, किसी ख़ास रीजन में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, या किसी ख़ास इलाके में जितनी चार्ज होती है वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। अगर वो एक लाइन पर हो तो उस डी क्यू को, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लैम्डा डी एस कहते हैं। डी एस के बराबर होगी। अगर वो किसी ख़ास एरिया पर हो, सरफेस पे हो, मतलब उसमें लेंथ भी हो और विड्थ भी हो, तो वो हमारे साथ सिग्मा डी डेल्टा ऑफ एरिया के बराबर होगी। इसी तरह अगर वॉल्यूम हो तो उसमें लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों शामिल होंगे, तो हमारे साथ रो और डेल्टा वी वॉल्यूम के बराबर होगी। मतलब वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तरह एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तरह लीनियर एक लाइन में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसमें लेंथ सिर्फ होगी, हाइट विड्थ वगैरह नहीं होगी। ये इसके डायमेंशंस है। इसी तरह अब हम एक एग्जांपल से उसको फाइंड करते हैं कि हम किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम कर सकते हैं। Is an example of how we work out the electric field coming from a continuous charge distribution. Let us work out the electric field from a uniform ring of charge at the point P. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इलाके पर चार्ज जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है और ये हमारे साथ एक पॉइंट P है, तो हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। ये हमारे साथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये चूँकि इसमें सिर्फ लेंथ है तो इसलिए इसको लैम्डा डी एस से पॉइंट डिनोट कर दिया गया है। अब अगर उसको हम थोड़ा यहाँ ले जाए तो इसी तरह इस लाइन में भी, इस एरो में भी ऊंचाई आएगी, ये भी राइज हो जाएगा। इस तरह अगर ये यहाँ पर आ जाए, मतलब इसको हम यहाँ से पकड़ कर यहाँ तक घुमाए, तो ये उसका ये जो एरो है, हेड है, ये भी यहाँ तक आएगा, मतलब ये भी ऊपर जाएगा। इस जुमले में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लैम्डा एस। इसमें अगर थोड़ा भी चेंज आ जाए तो गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड हुज मैग्नीट्यूड एस। तो इससे इसके जो मैग्नीट्यूड है उसमें राइज आ जाएगी, वो ऊंचा हो जाएगा।
तो हमारे साथ डी ई बराबर होगी 1/4πε0 लेमडा डी एस बाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है 1/4πε0 इसी तरह क्यू बाई आर स्क्वायर, और क्यू यहाँ पर हमारे साथ कंटिन्यूसली लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए लेमडा डी एस आ गया। इसी तरह आर स्क्वायर है, तो नेक्स्ट इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगाया है, क्योंकि ये आर स्क्वायर है और हम जानते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बात जहन में रखिए कि यहाँ पर जो थीटा है, थीटा की बिल्कुल सामने वाली लाइन जो है ना वो परपेंडिकुलर कहलाता है, और जो एडजेसेंट होता है वो हमारे साथ बेस कहलाती है। और हम ये भी जानते हैं कि द कंपोनेंट इन z डायरेक्शन इज डी ई जेड, z डायरेक्शन में हमारे साथ जो ये वाले हिस्सा बनता है, z डायरेक्शन में हमारे साथ ये डी ई कास थीटा है, ये डी ई साइन थीटा है, और ये हमारे साथ उसका रिजल्टेंट वेक्टर है। मतलब अगर ये इस तरह उसमें राइज हो जाए, ये ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए, तो उसमें हाइट भी है और इसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों डायरेक्शन है, तो ये उसका साइन है और ये उसका काज है। तो z डायरेक्शन पर ये हमारे साथ डी ई, और वो डी ई बराबर है डी ई कास थीटा की, और हम जानते हैं कि कास थीटा यहाँ से कास थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कास थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होती है। और यहाँ पर r जो है ना, ये r हम ये भी जानते हैं कि ये आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर होती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर कास थीटा z अपनी जगह और r की जगह ये जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और उस पर अंडर रूट b आ गया, इसके बराबर होती है। अब इन दोनों को यहाँ पर डी ई की वैल्यू, तो डी ई की वैल्यू यहाँ पर हमारे साथ ये डी ई की वैल्यू है ये सारा, और इसी तरह कास थीटा, तो कास थीटा की वैल्यू हमारे साथ ये है। उन दोनों को मिलाए तो इससे हमारे साथ ये और ये इकट्ठी हो जाएगी, जिससे एक नया इक्वेशन बन जाएगा, जिससे हमारे साथ z लेमडा डी एस 4πε0 जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 बनता है। यहाँ पर ये हमारे साथ 1/2 है, 1/2, और यहाँ पर ये हमारे साथ पावर 1 है, तो पावर 1 ये हमारे साथ पावर 1 है और ये पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2, तो उन दोनों का एलसीएम लेने से हमारे साथ 2 आएगा। इस तरह 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करे 2 प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करे 1, तो इसे हमारे साथ 3/2 आता है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मिलाने से ये वाला जो इक्वेशन हासिल हो गया, तो इसमें 3/2 आया है, बाकी सेम टू सेम है। सिंस S which is the arc length does not depend on Z और R, सिंस S हमारे साथ जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब Z और R का उस पर कोई असर नहीं है। ये मैं डायग्राम से समझाता हूँ कि Z और R का, ये हमारे साथ Z है, ये हमारे साथ Z है और ये हमारे साथ R है और ये हमारे साथ S है, सरफेस है। तो अगर हमारे साथ R चार्ज यहाँ पर हो फिर भी ये सेम होगी, अगर चार्ज यहाँ तक आए फिर भी ये R सेम होगी, अगर यहाँ तक आए फिर भी ये R सेम होगी। इसी तरह Z में भी कुछ चेंज नहीं आ सकती, सिर्फ चेंज इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो लाइन है इसमें आती है। इसलिए S की वजह से Z और R पर कुछ डिपेंड नहीं है, इसलिए ये हमारे साथ ये कांस्टेंट बन गई ये सारे, और S जो है ना चेंज
इन द स्क्वायर रे उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। तो ये हमारे साथ टोटल वही आ गए। इसी तरह लेमडा डी एस मीन ये सर्कल में है, सर्कल का एरिया है, तो हम जानते हैं कि सर्कल का एरिया 2 पाई आर के बराबर होती है, उसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर के बराबर होती है। और अब z, तो ये हमारे साथ सर्कल में मतलब लीनियरली चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमारे साथ क्यू z के बराबर होगी, चार्ज एंड z डायरेक्शन इन लीनियर मोशन। और इसी तरह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारे साथ इसी तरह आ गई। नोट दैट इफ यू आर वेरी फार अवे द रिंग लुक्स लाइक अ पॉइंट। इज इट मतलब उसका ये है कि अगर आपका z बहुत बहुत ज़्यादा है r से, इवन तकरीबन r हमारे साथ 0 के बराबर है, तो आप यहाँ पर r को 0 पुट कर दें तो ये हमारे साथ 0 आएगा। इस तरह z स्क्वायर और उसके ऊपर 3/2, तो ये उस पर आएगी, तो 2 के साथ ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो z स्क्वायर तो हमारे साथ z क्यूब बनेगा हमारे साथ। यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा। इसी तरह इस पर ये 3/2 की वैल्यू है ये आएगी, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो हमारे साथ z क्यूब बनता है। तो यहाँ पर जब z क्यूब आ जाए तो z क्यूब से फिर ये z उस z क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे हमारे साथ z स्क्वायर बन जाएगा, बाकी बच जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ क्यूब रह जाता है। नेक्स्ट हमारे साथ एक और एग्जांपल है, इसमें चार्ज एक लाइन पर एक वायर पर डिस्ट्रीब्यूट है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो फाइंड करनी है। Another example, consider a continuous distribution of charge along a wire that lies along the z-axis। z-axis पर वो y है और वायर है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट की गई है। We want to know the electric field at a distance x। कुछ खास फासले पर y एक्सिस पर ये पॉइंट जो x फासले पर रखा है उस पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। बाय सिमेट्री द ओनली नॉन कैंसलिंग कंपोनेंट लाइज अलोंग द वाई एक्स एक्सिस। वो कंपोनेंट जो कैंसिल नहीं हो सकती तो वो सिर्फ वाई एक्सिस पर है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर उसके कि ये ऊपर जितना है तो इसी तरह नीचे भी है, यहाँ पर तो इतना, यहाँ पर तो इतना, यहाँ पर मतलब ये वाली लाइन जो ये नीचे वाले एरिया को कैंसिल आउट करते हैं, तो इसलिए हमारे साथ तो सिर्फ ये x डायरेक्शन में जो है वो कंपोनेंट्स जो नॉन कैंसलिंग है वो बाकी बचते हैं, मतलब वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, बाकी सब जो है ना वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो यहाँ पर अप्लाइंग कूलम लॉ टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लेमडा z। यहाँ पर लेमडा z के लिए क्योंकि चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है लॉन्ग द z एक्सिस गिव्स हमारे साथ डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे साथ बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर चेंज इन चार्ज। तो इससे हमारे साथ बनेगी तो चार्ज, चूँकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है और चार्ज चूँकि लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है इसलिए डी क्यू की जगह हमने लेमडा डी जेड लगाया, और आर स्क्वायर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर हमारे साथ जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होगी, तो आर की जगह वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। और हम ये भी जानते हैं कि द कंपोनेंट अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन इज डी ई वाई डायरेक्शन में हमारे साथ ये डी ई वाई है, ये उसका डी ई जेड कंपोनेंट है, और ये वाले ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है डी ई वाई इज इक्वल टू डी ई कास थीटा। ये किस तरह हमारे साथ आता है, हम जानते हैं कि कास थीटा जो है ना, कास थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस
बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथ DEY, ये हमारे साथ बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस की जगह हम लेते हैं DEY, ये हमारे साथ मतलब ये EY वाली ये हमारे साथ बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूज हमारे साथ DE है, DE। तो उन दोनों को आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ कास्ट DE के साथ बनता है, इसलिए DEY जो है ना, यहाँ पर DEY हमारे साथ DE cos थीटा के बराबर आया है। अब उन दोनों पर इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो हमारे साथ सिर्फ EY, यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करें और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो यह हमारे साथ सिर्फ EY बचता है अगर इंटीग्रेशन DE पर अप्लाई करें। और इंटीग्रेशन हम -∞ टू इन्फिनिटी तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक, -∞ से +∞ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर जो है ना इस साइड पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई होगी और ये उसकी लिमिट होगी। अब चूँकि यहाँ से यहाँ तक इस एरिया में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस इलाके में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक ये हो गया और एक ये हो गया। अगर हम इस इन्फिनिटी की बजाय यहाँ से लेते हैं इनको, उसका लिमिट ये लेता है 0 से इन्फिनिटी तक, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो हमारे साथ ये 2 cos थीटा DE के बराबर होगी। -∞ से इन्फिनिटी तक ये है इन, और इस दोनों को प्लस कर दे तो इससे हमारे साथ 2 cos थीटा DE। अब लिमिट 0 से इन्फिनिटी की तक होगी क्या का, अब हमारे साथ DE है और DE की वैल्यू हमारे साथ ये है लेमडा dz 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो उस ये 2 उस 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 2 बचता है हमारे साथ, 2 आएगा। इसी तरह cos थीटा ये अपनी जगह और ये dz बाई y² + z² बनता है। मतलब यहाँ पर ये DE की वैल्यू इसकी जगह आई है, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आए हैं, तो 4 के साथ 2 कैंसिल, तो हमारे साथ नीचे 2 बनता है। द रेस्ट इज जस्ट टेक्निकल, बस यही तक कंसेप्ट था। बाकी अगर आप इसको इसी तरह भी छोड़े तो ठीक है, या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए z को y टेंजेंट थीटा के बराबर पुट करके सॉल्व कर दें। z को y टेंजेंट थीटा के बराबर उसको डेरिवेटिव ले तो यहाँ पर dz और ये हमारे साथ y sec² d थीटा बन जाएगी। बाकी इसमें इतने कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट ये है कि यहाँ पर चूँकि अब टेंजेंट थीटा की बात हो रही है, यहाँ पर लिमिट 0 है और यहाँ पर इन्फिनिटी है, तो टेंजेंट 0 के बराबर होगी, और इसी तरह टेंजेंट इन्फिनिटी हमारे साथ π/2, मतलब π/2 पर टेंजेंट इन्फिनिटी होती है। नेक्स्ट हमारे साथ है फ्लक्स। तो फ्लक्स की सिंपल डिफिनीशन है कि व्हाट इज़ फ्लक्स। फ्लक्स मीन फ्लो और पेंट्रेशन ऑफ द फील्ड वेक्टर। जो फील्ड वेक्टर होते हैं, मतलब यहाँ पर हमारे साथ ये एक चार्ज है और उससे जो इलेक्ट्रिक लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है ना वो निकलते हैं, तो इसको हम फ्लक्स कहते हैं। सो फ्लो ऑफ अ फील्ड वेक्टर थ्रू एन इमेजिनरी फील्ड सरफेस। किसी ख़ास एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लो होते हैं, गुजरते हैं, तो इसको हम फ्लक्स कहते हैं, और ये हमारे साथ बराबर होती है E ऑफ A।
flux is equal to electric flux through a given area, through a certain area. It is called a flux. इस तरह अगर हमारे साथ ज़्यादा एरिया है तो हम स्मॉल एरियाज़ को हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर उनको सम करते हैं, तो हमारे साथ टोटल इलेक्ट्रिक प्लस उन एरिया से और उनका इंटीग्रेशन मीन उनका सम, तो उसका बराबर होगी टोटल एरिया है उसके स्मॉल एरिया में से जितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरते हैं तो उसके फ्लो का सम करने से हमारे साथ टोटल फ्लक्स हासिल होगी। इस तरह नेक्स्ट हमारे साथ है कि let us apply the above concept flux to calculate the flux leaving a sphere which has a charge at its center. The electric field at any point on the sphere has magnitude equal to 1/4 pi epsilon naught q by r square। हमारे साथ एक स्पेरे है और उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है, तो इतने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना वो गुजरते हैं एंड इट इज़ डायरेक्टली रेडियल आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलते हैं। लेट अस नाउ डिवाइड ऑफ द सरफेस ऑफ द स्पेरे इनटू स्मॉल एरिया, देन फ्लक्स इज इक्वल टू सम ऑफ ई डेल्टा ए। ई कांस्टेंट होती है और डेल्टा ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्यू बाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पर विजुअली आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर हमारे साथ एक स्पेरे है, ये हमारे साथ एक्सपेरिकल बॉडी है और इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना वो गुजरते हैं, तो इस एरिया से इसी तरह इस एरिया से ये इन सब एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमारे साथ कांस्टेंट है और टोटल एरिया हमारे साथ ये स्पेरिकल बॉडी है और स्पेरिकल बॉडी की जो एरिया है वो हमारे साथ 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन, हम जानते हैं कि फ्लक्स जो है ना वो बराबर होती है ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम अ सर्टेन एरिया। अब चूँकि हमारे साथ स्पेरिकल बॉडी है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरते हैं उसका जो एरिया है वो हमारे साथ 4 पाई आर स्क्वायर है और ई हम जानते हैं ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन क्यू बाई आर स्क्वायर इसके बराबर होती है। तो 4 पाई इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और इसी तरह ये हमारे साथ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब हम पेज में देखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर जो एरिया है वो हमारे साथ ये बनता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज़ 4 पाई आर स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगी, तो हमारे साथ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हासिल होगी। अब हमारे साथ है गॉस लॉ जो इसके बराबर होती है। द टोटल फ्लक्स लीविंग अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमारे साथ किसी एरिया से किसी इनक्लोज्ड, मतलब इस एरिया में हमने ये चार्ज इनक्लोज कर दिया है, चार्ज इनक्लोज्ड ये है, तो इस एरिया जितने इलाके में ये क्लोज है तो उससे जितने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, तो फ्लक्स किसके बराबर होगी, ये जो इनक्लोज्ड एरिया है उसमें जो चार्ज है, तो चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मीन जो इलेक्ट्रिक प्लस को जो इजाज़त देता है
मतलब एयर जो इजाज़त देता है फ्लक्स को कि वो एयर से गुजरे, तो उसको एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है। इसी तरह किसी मटेरियल का तो उसको एप्सिलॉन आर कहा जाता है, परमिटिविटी। तो गॉस लॉ हमारे साथ ये बयान करती है कि द टोटल फ्लक्स लिविंग अ क्लोज्ड सरफेस, यहाँ से जो रुखसत हो रहे हैं, जो निकल रहे हैं, तो ये हमारे साथ बराबर होगी टू द चार्ज, उस चार्ज की जो यहाँ पर बंद है, इनक्लोज है, इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। वी कैन एक्सप्रेस दिस डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ द मैथमेटिक्स वी हैव लर्नड। फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, वो बराबर होगी जितने इलाके में ये क्लोज है उसका जो फ्लक्स वो बराबर होगी उस चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की। Actually we have already seen why this law is equivalent to Coulomb law in point 5 above, but let's see it again. So applying Gauss law to a sphere containing charge epsilon naught E dA epsilon naught E dA, हमारे साथ हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो है ना, यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे साथ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये गॉस लॉ के थ्रू किसी इनक्लोज्ड एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो ये एप्सिलॉन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो इसीलिए हमारे साथ क्यों इनक्लोज्ड सिर्फ बाकी बचता है जो बराबर होगी एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए की। यहाँ पर भी ये लगाया गया है कि एप्सिलॉन नॉट ई इंटीग्रेशन डी ए हमारे साथ बराबर होगी उस चार्ज की। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ई और एरिया जो कि स्फेरिकल बॉडी है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, तो ई हमारे साथ बनेगी ये 4 पाई स्क्वायर, ये भी यहाँ पर ले आए और ये एप्सिलॉन नॉट ये भी यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर बाकी बचता है। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि चूँकि किसी ख़ास एरिया से ये फ्लक्स है, इसी तरह ये गॉस लॉ के थ्रू है, तो हमारे साथ इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ इससे ये इक्वेशन बनता है। क्यों इनक्लोज्ड मीन वो चार्ज जो यहाँ पर इनक्लोज्ड था, तो हमारे साथ ये इक्वेशन बनता है। अब एरिया जो है ना वो हमारे साथ अगर स्फेरिकल बॉडी है तो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी और फिर इन दोनों को यहाँ दूसरी जगह दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो इससे ये इक्वेशन बनता है। दिस इज कूलम लॉ अगेन, बट द पावर ऑफ गॉस लॉ इज दैट इट होल्ड्स फॉर एनी शेप ऑफ द क्लोज्ड सरफेस, मतलब जो भी उसका शक्ल है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए गॉस लॉ जो है ना वो एप्लीकेबल है। अब हम गॉस लॉ के थ्रू एक हालो स्फेरिकल बॉडी की चार्ज उस पर जो पड़ी है उस सरफेस का हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। स्फेरिकल बॉडी है हमारे साथ, मैं इसको आपको विजुअली दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, अगर हमारे साथ ये स्फेरिकल बॉडी है और यहाँ पर उसकी जो चार्जेस है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, स्फेरिकल बॉडी पर इस इलाके पर चार्ज पड़े हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना वो बाहर की तरफ जाएगी, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई फ्लक्स भी यहाँ कोई लाइन यहाँ नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना वो हमारे साथ ज़ीरो होगी अगर क्यू ज़ीरो हो। इस तरह अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स या यहाँ पर अंदर चार्ज हो तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगी, तो जब ये निकलते हैं तो ये इस एरिया को भी क्रॉस करती है, तो फिर हमारे साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगी E इज़ इक्वल टू
चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की, क्योंकि वो इस इनक्लोज्ड सरफेस से गुजर रहे हैं। अब तो यहाँ पर हमारे साथ गॉस लॉ के थ्रू किसी स्फेरिकल एप्सिलॉन नॉट ई पाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड के बराबर होती है। नाउ इफ़ वी आर इनसाइड द स्फेयर, अगर हम स्फेयर के अंदर हैं, मतलब चार्ज वहाँ पर ज़ीरो है, क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू ज़ीरो, क्यू इनक्लोज्ड ज़ीरो है, मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं है। एंड देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होंगी, क्योंकि स्फेयर के सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगी। बट इफ़ वी आर आउटसाइड, अगर हम आउटसाइड है और चार्ज अंदर साइड है, देन द टोटल चार्ज इज क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू क्यू, तो फिर हमारे साथ उसके बराबर होगी, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे साथ उस अंदर से जितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलते हैं तो उसके बराबर होगी। मतलब ये हमारे साथ यहाँ पर चार्ज अंदर पर है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना ये निकलते हैं, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस इलाके में से जितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरते हैं उसके बराबर होगी, जो हमारे साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर होती है, जो हमने ऊपर प्रूव कर दिए है।